हेलो हेलो हेलो। ओके, आई होप मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। ओके ओके। सो सर, नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या देखने जा रहा हूँ? मैं नेक्स्ट टॉपिक जो देखने जा रहा हूँ वो है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ओके, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कंसंट्रेटेड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, उसके बाद फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड पिच फैक्टर। सर देखिए, हमने एक वर्ड बोला था कि जब वाइंडिंग को एक ही जगह कंसंट्रेट कर दिया जाता है, देखिए एक ही जगह कंसंट्रेट किया हुआ, इस वाइंडिंग को, इस वाइंडिंग को, इस वाइंडिंग को, तो इसको कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बोलते हैं। कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन से सारा जोड़ एक ही जगह लगाना है, सो दैट इज कंसंट्रेशन वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ओके, नाउ अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, देखिए इतने ही वाइंडिंग्स को अगर आप क्या करते हो सर, सब जगह थोड़े थोड़े अमाउंट में हर एक जगह आप फिल कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो चारों तरफ, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। सर अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हो ना, इस कंडीशन में क्या हो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। सेम नीचे में भी ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सब जगह यूनिफॉर्मली कंडक्टर को बांट दिया है, और यहाँ बात करूं तो कंसंट्रेट कर दिया, कुछ जगह बांटा, कुछ जगह ये देखिए खाली छोड़ दिया है, कुछ जगह खाली छोड़ दिया है, कुछ जगह बांट दिया है, ये देखिए कंडक्टर रख दिया है। सो इसको बोलते हैं कंसंट्रेट कर देना, है ना, कंसंट्रेट कर देना। सो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब कुछ ये होता है। ये बारीकी से लेट से चल रहा है, देखो थोड़ा सा स्लो हो गया, एक साथ हमने बहुत डाटा इस पे डाल रखा है, इसीलिए क्या हो गया, स्लो हो गया। ओके, नाउ इसको कंसंट्रेटेड, अब क्या कहता है, हमने एक बात बोला था ईएमएफ इक्वेशन में कि अगर वाइंडिंग कंसंट्रेटेड हो तो ईएमएफ जो होता है वो मान लो 1 निकल रहा है, ईएमएफ जो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 निकाला है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अगर वाइंडिंग कर देते हैं तो उसमें ईएमएफ हो सकता है 0.9 ही निकले। सो जो केडी है, डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर है, वो क्या है कि ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग डिवाइडेड बाय ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, वही केडी हो जाता है ना, मतलब 0.9 भागा 1, 0.9 हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मतलब कि ये कम वोल्टेज देता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग किसके तुलना में, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कम वोल्टेज देता है किसके तुलना में, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के तुलना में। लेकिन क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्रीफर किए जाते हैं, इसकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सर जब आपकी स्पीड मशीन की बहुत ज्यादा हो ना, तो इस टाइप की वाइंडिंग प्रीफर नहीं करते, हो सकता है इसकी ग्रेविटी इतनी फास्ट हो m/g वो आगे फॉरवर्ड फेंका जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ओके, नाउ तो यहां पे क्या होता है, जो कई कंडीशन में आप ना कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को, जैसे स्टार्टर पे रखना है तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को रखना, या क्या रोटर पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को यूज करते हैं। सो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अपन क्या करते हैं ना, यूनिफॉर्म के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए अपन डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन का भी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आपको कई हमेशा कंसंट्रेटेड ना करके डिस्ट्रीब्यूशन का भी उपयोग करते हैं। नाउ आप समझ लिए, कंसंट्रेटेड मतलब एक जगह वाइंडिंग अगर कंसंट्रेट हो, ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो यूनिफॉर्मली, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अब इसी दौर में आते हैं केसी केपी क्या होता है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक बार आते हैं सर, आते हैं अपने पॉइंट पे आते हैं। अब आइए सर अपने पॉइंट पे आते हैं। नाउ हमारा टॉपिक है पिच फैक्टर, या इसी को बोलते हैं कॉइल स्पैन फैक्टर, इसी को बोलते हैं कॉइल स्पैन फैक्टर। सो सबसे पहले आपको पिच जानना पड़ेगा, फुल पिच क्या होता है, और फिर कोडेड कॉइल क्या होते हैं, देन हम बात करेंगे पिच फैक्टर के बारे में, यानी केपी के बारे में या केसी के बारे में। ओके, इसी को केपी भी बोलते हैं। क्या कह रहा है, इन प्रैक्टिस शॉर्ट पिच कॉइल आर प्रीफर्ड, शॉर्ट पिच कॉइल प्रीफर्ड। इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट पिच ये होता है कि जैसे कोई वाइंडिंग है, ये कोई हमारा ये है, तो वाइंडिंग को हम कभी भी 100% 180 इलेक्ट्रिकल पे
इस तरीके से नहीं ले आते हैं। भी कभी कभी अपन क्या करते हैं सर, ये इसको ऐसे ही वाइंड कर देते हैं, मतलब पोल पे जो ऐसे ऐसे करना चाहिए था उसको हम इसको पहले ही लपेटा दिया, तो अल्फा एंगल से हमको उसको क्या किया, हमने कम कर दिया। देखिए ये टोटल 360 का होगा ना, तो यहां से यहाँ 180 होगा ना, और इधर कम कर दिया तो अभी 180 माइनस अल्फा बचेगा ना, तो यही होगा कोऑर्डिनेट कॉइल, है ना, छोटा कर दिया, इसको कोऑर्डिनेट कॉइल बोलते हैं। इसको करने से क्या होता है, कंडक्टर की सेविंग होती है, क्योंकि मैं बताता हूं सर होता क्या है एग्जैक्ट में, जब कंडक्टर को आप एग्जैक्ट 180 डिग्री से पीछे से लपेट के लेके आओगे ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ओह शिट, इसका लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका लेंथ ना बहुत बड़ा होता है और ये पार्टिसिपेट करता नहीं वोल्टेज उत्पन्न होने में। सो कोऑर्डिनेट कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, पहले जो इतनी दूरी पे पीछे से लौट के आ रहा होगा, अब उसकी दूरियां पहले इतनी बड़ी दूरी थी तो अब हो सकता है इसकी दूरी घट गई, सो सेविंग ऑफ कंडक्टर हो जाता है, सो इसको कम कर देते हैं, ये भी एक रीजन है। सो इसीलिए प्रीफर्ड किए जाते हैं शॉर्ट पिच। फुल पिच देखो जो 180 से घूम के आता ना, उसको पहले आपने कर दिया तो अल्फा से कम कर दिया। ये ऐसे फिगर में कभी समझ नहीं आती, इस तरीके से 3D में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, शॉर्ट पिच आर प्रीफर्ड, सो कॉइल इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग वन कॉइल साइड टू अनदर व्हिच इज लेस देन वन पोल पिच अवे, जो एक पोल पिच से कम होता है। पोल पिच होता है या फुल पिच इसको कहते हैं सर, इसको फुल पिच कहते हैं कि एक बार यहां से गए और लौट के आ गया तो फुल पिच है, वन पोल पिच है या फुल पिच है। लेकिन उससे कम में 180 पे ना, उससे पहले लौटा के ले आए, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉइल, शॉर्ट पिच बोलते हैं ना, शॉर्ट पिच। सो एक्चुअल कॉइल स्पैन इज लेस देन 180, ऑब्वियसली ये यहां से गया था तो 180 है, कम में लेके गए तो अल्फा पहले से घट गया, अल्फा घट गया तो बचा क्या 180 माइनस अल्फा। द कॉइल इज जनरली सॉर्टेड बाय वन और टू स्लॉट्स, द कॉइल इज जनरली सॉर्टेड बाय वन और टू स्लॉट्स। अब ये सॉर्ट करते हैं ना तो एक या दो स्लॉट्स में, यहां एक स्लॉट था फिर यहां स्लॉट होगा यहां, तो एक या दो स्लॉट्स को हम क्या करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं, ऊपर उठा लिए हमने वाइंडिंग्स को। क्लियर, क्लियर ना। जनरली एक और दो स्लॉट्स ही अपन क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। की पॉइंट यहां पे क्या कह रहा है, द एंगल व्हिच कॉइल्स आर शॉर्ट पिचेज इज कॉल्ड एंगल ऑफ शॉर्ट पिच डिनोटेड बाय अल्फा। एंगल ऑफ शॉर्ट पिच मतलब कितना से आपने कम किया, मान लो यहां से यहां 360 डिग्री है तो ये तो कुछ डिग्री होगा ना, 2 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री जो भी डिग्री होगा वो तो डिग्री में होगा ना। सो यही क्या है आपका अल्फा, यही क्या है सर अल्फा। क्लियर है। नाउ एज अल्फा एंगल बाय व्हिच कॉइल आर शॉर्ट पिचेज, कॉइल को क्या किया आपने, शॉर्ट पिच किया। सो यही चीजें हैं ओवरऑल कि किस तरीके से होते हैं शॉर्ट पिच फुल पिच। आपने समझ गया होगा सर कि कंडक्टर अगर ऐसे गया लौट के सीधे ऐसे आया तो फुल पिच हो गया, लेकिन उसको 100% लौटा के नहीं, कुछ एंगल पे ऊपर उठा के ऐसे हमने वाइंडिंग कर दिया। सिमिलरली ये वाइंडिंग ऐसे ही चलता चला जाएगा, उसी को बोलते हैं शॉर्ट पिच। ओके, सो इस तरीके से थियोरेटिकली भी चीजों को थोड़ा बहुत समझ लिया आपने कि कैसे करते हैं। बाकी लैंग्वेज में आप चीजों को कर सकते हैं। बाकी बीटा वगैरह के वैल्यू को हम बहुत आगे जाके और अच्छे से समझ पाएंगे, जहां अल्फा बराबर कहता है बीटा इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय व्हिच कॉइल आर शॉर्ट पिचेज। ओके, ये क्या होता है इनकी चर्चा हम आगे करेंगे बीटा का वैल्यू के लिए। नौ अब सर देखिए शॉर्ट पिच करने से, अब ये क्या है कि शॉर्ट पिच के कारण क्या होता है सर, शॉर्ट पिच के कारण भी वोल्टेज कम हो जाता है। शॉर्ट पिच प्रिफर किए जाते हैं लेकिन शॉर्ट पिच के कारण भी वोल्टेज कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है सर, देखिए अगर फुल पिच होता है ना, तो जितना इसमें वोल्टेज डेवलप होता है उतना ही इसमें वोल्टेज डेवलप होता है। आ जाओ, तो दोनों का वोल्टेज जो होता है 2E हो जाता है जुड़ के।
दोनों का अगर ये फुल पिच में रहे तो दोनों का वोल्टेज क्या हो जाता है, ये और ये जुड़ के 2E हो जाता है। ओके, लेकिन जब आप कोडेड कॉइल करते हैं, देखिए ध्यान समझिए, फुल पिच में आपको वोल्टेज 2E मिल जाता है, 2E में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहता है जब आपने ये कंडक्टर यहां से घुमा के यहां नहीं लाया, तो यहां से उल्टा ऐसे आपने लाया, तो ऐसे कंडीशन में अब आपका कंडक्टर ऐसे ना होकर ऐसे घुमा है, ऐसे आया होगा, इस तरीके से। तो इस कंडीशन में बोलता है अब क्या हुआ, कंडक्टर यहां से यहां है, पहले यहां से यहां हुआ करता था, इसमें अल्फा एंगल से आपने उठा दिया है कंडक्टर को, अल्फा एंगल से, यही अल्फा, ओके, अल्फा एंगल से उठा दिया। तो अब बोला जा रहा है कि अब आपको रिजल्टेंट चेक करना होगा। अब क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट चेक करना पड़ेगा। तो यहां से जो वोल्टेज निकलता, देखिए एक ई ये था ही, दूसरा भी ई होता, लेकिन ये एंगल के साथ ई चला आया। सो रिजल्टेंट यहां से यहां बना, क्या बना सर, ये रिजल्टेंट बना, कौन, ई ओ यानी ई आर, ओके, ये रिजल्टेंट बना। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोमेट्री वगैरह लगाएंगे कि यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये क्या है, ट्रिगोमेट्री से अल्फा बाय 2, ज्योमेट्री अगर यूज करोगे तो ये क्या हो गया सर, अल्फा बटा 2 एंगल, क्योंकि ये एंगल है अल्फा और ये इस पे परपेंडिकुलर दिया, तो ये अल्फा, तो ये क्या, अल्फा बटा 2। नाउ अब इस दूरी को ऐड करिए और वेक्टर सम यूज कर लीजिए, वही आपको रिजल्टेंट देगा क्या है। तो जब आपने ध्यान से, जब आपने फुल पिच रखा था तो आपको वोल्टेज डायरेक्ट 2E जनरल सम मिल जाता है। लेकिन जब आप क्या करोगे, अल्फा एंगल से उठाओगे तो अलजेब्रिक सम आपको देखना पड़ेगा, फाइनल रिजल्टेंट चेक करना पड़ेगा, इसीलिए इसका वैल्यू 2E से कम आ जाता है। क्या आता है, 2E से कम, इसीलिए इसका फॉर्मूला कुछ और हो जाता है। आइए मैं देखता हूं सर, इसका जब आप रिजल्टेंट निकालते हो ना, पूरा सर एक बार देख लीजिएगा, इन सब चीजों के बारे में पूरा एक एक चीज लिखा हुआ है। और OC OB कैसे मैथ से आता है, देखिए ER/2 रिजल्टेंट बाय 2, OC बराबर आपका क्या हुआ, CB, और CB बराबर क्या होगा, ER/2, CB बराबर क्या हो गया, ER/2, OC और CB, तो OC बराबर ये क्या है, देखिए दोनों मिलकर ER है, तो यहां तक का कोई बोलेगा तो ER/2 हो जाएगा ना, यहां भी कोई बोलेगा तो ER/2 हो जाएगा ना, है ना। चलिए, सारा मैथ से एकदम सिंपल है सर, कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं करना। ये थोड़ा स्लो हो गया इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग जा रहा है, अदरवाइज कुछ है ही नहीं। सो अब BOA एंगल क्या दे रहा है, अल्फा/2, BOA यहां वाला जो कॉर्नर नीचे में दे रहा है वो क्या है, अल्फा/2। सो उसमें कॉस लगाइए, कॉस अल्फा/2 बराबर कॉस OC/OA, जो क्या होगा, OC का मान ER है ही और OA का मान क्या है, 2A है। OA का मान क्या है सर, 2E है। सो ER बराबर निकल जाएगा क्या, रिजल्टेंट जो है 2E cos अल्फा/2, 2E cos अल्फा/2। क्लियर, OC/OA, यहां चर्चा कर लेता हूं, cos अल्फा OC/OA, OC/OA वही है cos अल्फा बराबर OC/OA, बिल्कुल मैथ्स है। और उसी चीज को OC के बराबर क्या है, ER/2, और OA बराबर क्या है, E। देखिए OC का मतलब क्या है सर, OC का मतलब क्या है, ER/2, और OA का मतलब क्या है, OA का मतलब 2E, सॉरी E, ओनली E, तो ये वैल्यू आ गया। सो ER बराबर रिजल्टेंट, ER बराबर 2E इंटू अल्फा/2। सो यहां पे फाइनल आपको जो KC का मान निकलता है सर, फाइनल KC का मान जो निकलता है वो क्या कहता है, ER व्हेन कॉइल इज शॉर्ट पिचेज, शॉर्ट पिच जब किया जाता है तो कॉइल का वैल्यू क्या निकलता है उस टाइम। सो KC क्या है, पिच फैक्टर है। पिच फैक्टर मतलब कि जब आपने कोडेड कॉइल कर दिया, शॉर्ट पिच किया, तब का वोल्टेज बताइए, और भागा जब फुल पिच था तब का। सो शॉर्ट पिच में वोल्टेज कम मिलता है, फुल पिच में वोल्टेज ज्यादा मिलता है, इसीलिए इसका मान KC का मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम। अगर आप शॉर्ट पिच आपने कर दिया तो KC का मान 1, और फुल पिच कर दिया तो KC का मान, अगर आपने शॉर्ट पिच कर दिया तो KC का मान 1 से कम, अगर आपने फुल पिच किया है तो KC का मान हमेशा 1 रहेगा। क्लियर है।
सो ER व्हेन शॉर्ट पिचेज, तो किसी का मान फॉर्मूला भी आया निकल के आपने निकाला 2E cos अल्फा बटा 2, क्या है सर, लिख देता हूं 2E cos अल्फा बटा 2 भागा when ER is coil is full, when ER coil is full pitch, तो वैल्यू क्या हो जाएगा सर 2E हो जाएगा ना, 2E कैंसिल आउट, तो अल्फा एक बार आगे बढ़ने दो, एक बार इसको आगे बढ़ने दो, 2E यहां से कट जाएगा 2E, तो क्या बचा cos अल्फा बटा 2, cos अल्फा बटा 2, कौन KC बराबर क्या होता है cos अल्फा बटा 2। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, और बाकी ये लैंग्वेज सब लिखने के लिए सफिशिएंट है, मच मोर सफिशिएंट है। ओके, सिमिलरली सर डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर की बात करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर की पॉइंट हमने लिख दिया। अब एक एक चीज देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर का, हर एक चीज सर बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। सिमिलर फुल पिच कॉइल कंसंट्रेटेड वाइंडिंग इज आल्सो आर रेयर इन प्रैक्टिस। देखिए कंसंट्रेटेड, अभी हमने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्रेफरेंस बहुत ज्यादा लिए जाते हैं, कंसंट्रेटेड बहुत कम। हालांकि कंसंट्रेटेड के लिए केडी का मान 1 हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए केडी का मान 1 से कम हो जाता है। ओके, नाउ attempt made to use all the slots available under a poles for the winding which make the nature of the induced EMF more sinusoidal such as winding is called distributed winding। ओके, सो ऐसे में कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अगर होता है तो आपके मशीन में नेचर जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो मोर अल्टरनेटिंग वाइंडिंग मतलब साइनोसॉइडल के क्लोज होता है। ओके, सो बहुत बढ़िया एसी चाहिए, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए सर, जो साइनोसॉइडल होना चाहिए उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग मस्ट प्रेफर किया जाता है हमेशा एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ओके, सो कंसीडर अब एक एक चीज को समझिएगा सर, अब बहुत बारीकी समझना है। 18 स्लॉट 2 पोल अल्टरनेटर, 18 स्लॉट 2 पोल अल्टरनेटर, तो इसका क्या मतलब है, आइए सर, एक अल्टरनेटर लिया गया, उसमें पोलों की संख्या कितनी है सर 2, मान लो पोल एक ये रहा, मतलब बता रहा हूं अभी आप ये मत समझना कैसा रोटर ले रहे कैसा नहीं, मैं पोल को इस बार बाहर ले रहा हूं और हमारा वाइंडिंग जो है रोटर पे चला गया, लेकिन हमसे याद रखना सर सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पे ही होता है, आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा किस पे होता है स्टेटर पे, और फील्ड वाइंडिंग हमेशा किस पे होता है यानी पोल वो रोटर पे, इस चीज का हमेशा ख्याल रहे। नहीं आपको लगता है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आपके हिसाब से ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई कंफ्यूज ना करे तो हम उसी हिसाब से चल जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, है ना। हालांकि आप कैसे भी समझने के लिए समझ सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि नहीं आप उसी तरीके से समझे जैसे आप समझते आए हो। चलिए हम उसी चीज को बना देते हैं, थोड़ी सी स्लो वाला हट जाओ, आए हट गया, आइए स्टेटर है, 2 ही पोल का रोटर है, मान लो 2 ही पोल का रोटर है, आ जाओ यार आ जाओ, चलो एक है एन, कलम भी नहीं चेंज कर सकता क्योंकि बहुत स्लो हो चुका है। ओके, एक है एस, तो एक पोल पर कितना मामला पड़ा सर, एक पोल पे कितना मामला पड़ा, एक पोल पे मामला पड़ा आधा आधा 50-50। ओके, 50-50 मामला पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए 2 पोल का मशीन है, लेकिन क्या बोला है कंसीडर, हम लेट्स एग्जांपल लिए हैं, क्या कह रहा है कंसीडर करिए कि एक 18 स्लॉट्स का 2 पोल है अल्टरनेटर, सो स्लॉट पर पोल कितने होंगे, स्लॉट पर पोल को क्या लिया, स्लॉट पर पोल को एक लिया n,
तो n कितना हो गया 9। मतलब समझिए इसके अंदर टोटल इसमें कितने स्लॉट है 18। राम गणेश पुल्ला पाठी मारे गर्दन टूटे छाती रॉस, रॉस में हो जाता है 9, देन 10, तो 10 हो जाता। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। सो ये देहाती लैंग्वेज में होता है ऐसी गिनती, है ना। चलिए 10। सो 9 यहां पे आ गए। सो 9 इधर भी होगा, 9 इधर भी होगा ना। टोटल कितने हैं? गणेश पुल्ला पाटी मारे गर्दन टूटे छाती रॉस, 9 इधर भी कर दिए, है ना। सो एक पोल पर कितने स्लॉट? 9 स्लॉट। एक पोल पे कितने स्लॉट? 9 पोल स्लॉट। 2 पोल पे टोटल कितने स्लॉट? 18 स्लॉट्स। इसमें कहा कंसीडर करने के लिए, कंसीडर द 18 स्लॉट्स पर 2 पोल अल्टरनेटर। हर 2 पोल अल्टरनेटर पर कितने स्लॉट्स है? 18 स्लॉट्स है। सो स्लॉट पर पोल मतलब एक पोल पर कितना पड़ा? 9। सो n उसको लिया। स्लॉट पर पोल मतलब एक पोल पर कितने स्लॉट? तो ये लिया 9, होएगा ही 9। चलिए m किसकी बात कर रहा है? पहले फॉर्मूला में यूज हुआ ना। m कह रहा स्लॉट पर पोल पर फेज। m कह रहा लीजिए स्लॉट पर पोल पर फेज। अब मान लो स्लॉट पर पोल पर फेज, एक पोल पर कितना आपका स्लॉट पड़ेगा? एक पोल पे कितना स्लॉट पड़ेगा पर फेज की? तो देखिए स्लॉट पर पोल आपके पड़े हैं 9। स्लॉट पर पोल कितने बचे हैं आपके? 9। तो स्लॉट पर पोल आपके बचे हैं 9। तो पूछ रहा है स्लॉट पर पोल तो है ही, अब पर फेज तो मान लो मशीन में 3 फेज की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 फेज की बात। तो क्या हो जाएगा? m बराबर n/3। सो बराबर 3 होएगा ना। समझिए स्लॉट पर पोल पर फेज, एक पोल पे कितने स्लॉट? 9। और हर स्लॉट में मतलब आप ये कह सकते हो एक पोल पे कितने फेज है? 3 फेज है। 3 फेज मशीन के लिए 3 फेज। तो एक सिंगल फेज के लिए कितना पड़ेगा? पर फेज के लिए कितना स्लॉट पड़ जाएगा? 3। पर फेज के लिए कितना स्लॉट पड़ जाएगा सर? 3। पर फेज के लिए कितना स्लॉट पड़ जाएगा? 3। एक सेकेंड कलर चेंज कर ले थोड़ी सी। इसका मतलब है एक पोल पर टोटल 9 स्लॉट, 3 फेज का मशीन है। तो बोल रहा है कि पर फेज पर कितने स्लॉट पड़े? देखिए टोटल 9 स्लॉट है जिसमें 3 फेज शामिल होगा। 9 स्लॉट में कितने फेज शामिल होंगे सर? 3 फेज शामिल होंगे। अब ये बात करिए, अब देखिए कोई उधर का मत जोड़ेगा क्योंकि एक वाइंडिंग जाएगा इधर से तो दूसरा लौट के उधर से आएगा, एक जाएगा तो दूसरा लौट के आएगा। सो एक ही हमेशा कंसीडर करना होता है, एक ही। क्लियर ना? 9। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये 9 स्लॉट है। 9 स्लॉट में 3 फेज के बाहर घुसे है ना। तो एक फेज पर कितने स्लॉट पड़ गए सर? 3-3 करके पड़ गए। एक स्लॉट पे कितने पड़ गए सर? 3-3 करके। मतलब स्लॉट पर पोल पर फेज पर कितने स्लॉट पड़ गए सर? आपको 3 ही पड़ गए। कितने पड़ गए? 3 पड़ गए। क्लियर ना? चलिए अब बात करें। सो ये तो m का मतलब समझ गए ना। पर फेज कितने स्लॉट हैं ये बताता है। m क्या बताता है? पर फेज नंबर ऑफ स्लॉट्स को हमेशा इंडिकेट करता है ना। अब रही बात बीटा। बीटा क्या बताता है? मैंने वहां बताया था बीटा क्या होता है। 180 डिग्री जो बच गया उसको टोटल स्लॉट में बांट दीजिए, वही आपके क्या बचे? बीटा। 180 डिग्री जो बना है, देखिए एक पोल पे टोटल कितनी डिग्री? 180 डिग्री। यहां समझिए सर टोटल 360 मशीन में, तो यहां की डिग्री कितनी और यहां की डिग्री कितनी? तो आपको हो गया सर यहां की डिग्री इतनी और वहां की डिग्री उतनी। एक बार आ जाए समझिएगा, यहां इससे इधर की डिग्री 180 डिग्री होगा और इससे इधर की डिग्री भी 180 डिग्री होगा। एकदम मामला क्लियर है, एकदम मामला क्लियर है। ओके नाउ अब समझिए सर, बीटा कह रहा है, बीटा वो होता है
टोटल एंगल पर पोल पर कितना एंगल है उसको डिवाइड कर दिए टोटल स्लॉट से, टोटल स्लॉट से। तो दो स्लॉट्स के बीच जो गैप होता है या दो टीथ के बीच जो गैप होता है, मतलब एक ये और ये, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं सर बीटा। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लॉट्स, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लॉट्स और टू टीथ। टीथ किसको कहते हैं, अब आप लोग ये कंफ्यूजन में आ जाते होंगे। सो देखिए टीथ इसको बोलते हैं, आइए चलो इसी में बता देता हूं ना, क्या कलर चेंज करें। ओके आ गया तो चेंज कर लेते हैं। सो देखिए इसमें तो आपके कंडक्टर भरे जाएंगे और ये खड़ा रहेगा दांत, इसमें कंडक्टर भरे जाएंगे और ये खड़ा रहेगा दांत। क्लियर ना। सो अब समझिएगा, आ जाओ यार, बहुत परेशान कर दोगे तुम तो, आ भी जाओ। सो सर ये हुआ स्लॉट, ये कहलाता है स्लॉट, और ये जो खड़ा है ना ये कहलाता है टीथ। क्लियर। सो दो टीथ के बीच की दूरी को अपन बीटा बोल सकते हैं, यहां से यहां तक बीटा बोल सकते हैं। क्लियर। इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं। या फिर देखिए नहीं आएगा क्या, आ जाओ, दो कंजुगेटिव टीथ के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं सर, बीटा। दो कंजुगेटिव टीथ के बीच के क्या एंगल को क्या बोलते हैं सर, बीटा। क्लियर ना, समझो, इसी को बोला जाता है सर बीटा। क्योंकि अब ये मत, नो स्लॉट में ये मत ले लेना। अब देखो या तो इसको ऐसे लो या दो स्लॉट्स के बीच में इसको इतना खींचोगे, इसको इतना खींचोगे तब भी ये बीटा, इतने बीच इसके बीच भी बीटा ही आ जाएगा ना। अगर कोई चाहे इसके बीच लिखना तब भी बीटा ही आएगा, तब भी तो बीटा ही आएगा। इसको इतना धकेलो उसको इतना धकेलो, तो दोनों के सेंटर पॉइंट से ले लो या फिर दोनों टीथ के बीच ले लो, तब भी मामला बीटा का ही होता है। इसीलिए हमने बोला कि टोटल इसमें एक पोल पर 180 डिग्री है और स्लॉट है 9, तो दो स्लॉट के बीच का गैप जो पड़ा या दो टीथ के बीच के जो गैप पड़ेगा वो कितना होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। स्लॉट 9 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, बीटा। बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 20 डिग्री। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। क्लियर ना। अब यही मामला जब आपको क्लियर हो जाता है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल एंड देयर आर 3 कॉइल्स पर फेज। ऑब्वियसली 3 कॉइल पर फेज, एक फेज पर कितने कॉइल पड़ रहे हैं, 3। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल एंड देयर आर 3 कॉइल्स पर फेज कितना होगा, अब आगे देखिए। सो ये सारा चक्रव्यूह रामायण कहानी आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सो वाइंडिंग यहां से चला, यहां से वाइंडिंग चला, यहां से चला आगे। ये एक पोल है, एन पोल एस पोल, करस्पॉन्डिंग पोल पे वाइंडिंग आपका चल रहा है। यहां से चला, यहां से लौट के आया, यहां से चला, यहां लौट के आया। सो यहां से इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। ओके नाउ मेन जो फंडा है सर, मेन जो फंडा है ये क्या होता है एक्चुअल में। सर एक्चुअल में क्या होता है, जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के जो अंतर होते हैं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग चूंकि एक ही जगह कंडक्टर में सारे कंडक्टर होते हैं, तो सेंटर से जो किसी पोल के द्वारा ये कंडक्टर कट होता है तो सब में ईएमएफ समान उत्पन्न हो जाता है। सब में ईएमएफ क्या होता है, समान उत्पन्न हो जाता है। ओके लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आपने देखा होगा कि कुछ कंडक्टर यहां है, कुछ कंडक्टर यहां है। एक बार हट जाने दो फिर बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो मामला होता है सर, क्या फंसता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में मामला जो फंसता है
समझिएगा सर, एक बार भर जाए। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है कि कंसंट्रेटेड में तो एक ही जगह सब है, सब पे वोल्टेज जो है ई आपको उत्पन्न हुआ, लेकिन उसी वाइंडिंग को अगर हमने 3 जगह बांट दिए स्लॉट में, तो क्या हुआ, यहां पे वोल्टेज उत्पन्न होना सेंटर की तुलना में, अगर हम ये किसी लॉट के आएगा तो किसी केंद्र की तुलना में देखिएगा क्या हुआ, जो किसी पोल को कट करेगा, ये एरिया ऐसे कट करेगा, ये ऐसे कट करेगा, सो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तीनों 3 तरीके से जा रहा है, सो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना उत्पन्न करेगा। इसीलिए अपन ये कारनामा करते हैं कि पहले एक सेक्शन वाला जोन में देखते हैं, फिर इतना डिग्री पे देखते हैं, 20 डिग्री से फिर आगे बढ़ा, फिर 20 डिग्री से आगे बढ़ा, तो अब इसका रिजल्टेंट वोल्टेज जो है क्या बनेगा, ये बनेगा ओसी। ओसी जो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज कितना देता है, क्योंकि आपने कौन सा कर दिया, पोल बना, कैसा बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्टर में कि जो वोल्टेज होता है वो तो कम ही होता है, सो इसका रिजल्टेंट देखना है। कंसंट्रेटेड में तो आपको अगर 3 आपने कॉइल यूज किया तो 3E हो गया, लेकिन यहाँ पे तो एक इधर जा रहा है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, सो रिजल्टेंट कितना वोल्टेज बनेगा यही कैलकुलेशन होता है। और जब इसी का कैलकुलेशन होता है तो सर इसका वोल्टेज कंसंट्रेटेड की तुलना में कम आ जाता है। ओके, सो यही राम कहानी आप चलाते जाओ। सो यहां पे अब जो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो KD कहलाएगा। KD क्या होता है, फेजर सम, जो आपने 3 अलग अलग फेज में अभी देखा ना, ये बार बार पीछे जा नहीं रहा, 3 जगह में देखा उसका सम, बट एरिथमेटिक सम, एरिथमेटिक में तो तीनों का नॉर्मल जोड़ दो, सो ये कैलकुलेशन होते आता है। फाइनली जब कैलकुलेट होके आता है तो यही वैल्यू सब देता है सर, और फाइनली KD बराबर होता है sin MB/2 ये वैल्यू होता है। जहां बीटा क्या है सर, आपको पता है 2 स्लॉट्स के बीच का एंगल, और जहां M क्या है, M आपको ये पता होना चाहिए सर, M का जो वैल्यू था स्लॉट पर पोल पर फेज का वैल्यू है ना, स्लॉट पर पोल पर फेज का वैल्यू है, ये जनरलाइज्ड केस में है। तो इस तरीके से वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा। तो यहां फिर मैं बोल देता हूं सर, KD का मान 1 होगा किस टाइप के वाइंडिंग के लिए, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए। पता नहीं चलता लिखाया कि नहीं। ओके, और KD का मान <1 होगा फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए। The above formula is used for calculated distributed factor when the phase spread is M into B and the winding is uniformly distributed. So the angle this is the denominator must be the radius. अब हम इसकी बात कर लेंगे सर, इसकी बात कर लेंगे। देखिए जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अब यहां पे क्या बोल रहा है, कुछ चीजों को समझना है। द एंगल इतना इन द डिनोमिनेटर मस्ट बी इन रेडियस, रेडियस में, रेडियंस में, रेडियन मतलब एंगल में होगा, ये हमेशा क्या होगा, एंगल में होगा। नाउ एक चीज और बोला है यहां पे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा सर, M इंटू बी, यहां पर तो इसने क्या लिया, स्लॉट M जो वैल्यू है वो क्या है सर, आपका M जो वैल्यू है क्या कह रहा है, स्लॉट पर पोल पर फेज। बीटा क्या लेना है, 2 तीथ के बीच का एंगल या 2 आपका स्लॉट्स के बीच के एंगल को आप कहोगे बीटा। सो इस तरीके से वैल्यू सर आप इवेल्युएट करोगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। आई होप चीजें जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। मेनली टारगेट क्या होता है सर, मेनली क्या होता है और किस तरीके से चीजें कैलकुलेट की जाती है। आई होप सर अब वीडियो का लेंथ भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं। ओके, बाय बाय।